ग्रेस एक अजीब से बिस्तर पर जागता है। उसके ऊपर एक रोबोट होता है जो उसे बताता है कि शायद वह एक कृत्रिम कोमा में था। घबराकर ग्रेस बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसे रोकने लगता है। किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर चिल्लाता है कि वह आखिर है कहाँ। आसपास देखने पर उसे कई लोग बेहोश पड़े दिखाई देते हैं। वह ऊपर की तरफ जाता है और तब उसे समझ आता है कि वह किसी स्पेसशिप में है और धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष में मौजूद है। ग्रेस पूरी तरह उलझ चुका होता है। उसे कुछ चीजें जानी पहचानी लगती हैं, लेकिन यादें धुंधली हैं। वह एक वर्चुअल रियलिटी रूम में जाता है और सिस्टम से कप्तान के बारे में पूछता है। जवाब मिलता है, कप्तान मर चुका है। जब वह जहाज को धरती वापस ले जाने को कहता है तो सिस्टम बताती है कि वापस पहुंचने में 11 साल लगेंगे। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह पहले एक स्कूल टीचर था। एक दिन क्लास में एक बच्चा उससे पूछता है कि सूरज के पास दिखाई देने वाले रहस्यमयी धब्बे क्या हैं। ग्रेस बच्चों को समझाता है कि कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक इरेना पेट्रोवा ने सूरज से निकलती एक अजीब इंफ्रारेड लाइन खोजी थी, जिसे अब पेट्रोवा लाइन कहा जाता है। उसी रास्ते से ये छोटे जीव जैसे कण सूरज की ऊर्जा खा रहे हैं। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो 15 से 20 सालों में धरती खत्म हो सकती है। ग्रेस उन्हें भरोसा दिलाता है कि वैज्ञानिक कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। स्पेसशिप में अकेला बैठा ग्रेस समय बिताने की कोशिश करता है। वह अपनी दाढ़ी काटता है, जहाज साफ करता है और पुराने एल्बम देखकर बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को याद करता है। उसी दौरान उसे अपने अतीत की एक और घटना याद आती है। एक महिला ईवा उससे मिलने आती है। वह पेट्रोवा लाइन रिसर्च से जुड़ी होती है। वह ग्रेस को उसकी पुरानी थीसिस दिखाती है, जिसमें उसने लिखा था कि शायद एलियन जीवन को पानी की जरूरत न हो। उसी थीसिस की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन अब वही विचार इंसानों के लिए उम्मीद बन चुका था। ईवा उसे एक गुप्त रिसर्च सेंटर ले जाती है जहां वैज्ञानिक एस्ट्रोफेज नाम के उन जीवों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। ग्रेस लगातार मेहनत करता है और आखिरकार पता लगाता है कि एस्ट्रोफेज एक जीवित सेल है। बाद में वह यह भी समझ लेता है कि ये जीव सूरज की ऊर्जा को खाकर बढ़ते हैं। ग्रेस एक ऐसा माहौल तैयार करता है जिसमें एस्ट्रोफेज तेजी से बढ़ने लगते हैं। उसकी इस खोज से पूरी टीम उत्साहित हो जाती है। तब ईवा उसे असली सच्चाई बताती है। सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं, बल्कि आसपास के कई तारे भी धीरे धीरे मर रहे हैं, लेकिन एक तारा, टाइटी, अब भी सुरक्षित है। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि एक स्पेस मिशन भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि वहां ऐसा क्या है जो उस तारे को बचा रहा है। उस मिशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट हेल मेरी। एस्ट्रोफेज की मदद से जहाज को इतनी ताकत मिल सकती थी कि वह 12 प्रकाश वर्ष दूर तक जा सके। लेकिन समस्या ये थी कि लौटने के लिए ईंधन नहीं बचेगा, यानी मिशन पर जाने वाले लोग शायद कभी वापस ना आए। अब वर्तमान में स्पेसशिप पर अकेला बचा ग्रेस अपने मरे हुए साथियों को सम्मान देता है और मिशन पूरा करने की कसम खाता है। तभी अचानक जहाज में अलार्म बजने लगता है। ग्रेविटी खत्म हो जाती है। बाहर कैमरे में एक अजीब विशाल जहाज दिखाई देता है। वह जहाज इंसानों का नहीं होता। ग्रेस डर जाता है और अपना जहाज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अज्ञात जहाज लगातार उसका पीछा करता रहता है। फिर वह उसकी तरफ एक अजीब वस्तु फेंकता है। पहले ग्रेस को लगता है कि हमला हुआ है, लेकिन वह चीज सिर्फ उसके जहाज से टकराकर रुक जाती है। सिस्टम उसे बाहर जाकर उस वस्तु को लाने की सलाह देती है। ग्रेस स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलता है। वह मुश्किल से खुद को संभाल पाता है, लेकिन आखिरकार उस चीज तक पहुंच जाता है। अंदर उसे किसी एलियन टेक्नोलॉजी जैसी रहस्यमयी संरचना दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद दूसरी वस्तु भी भेजी जाती है। इस बार उसमें कुछ अलग होता है। तभी ग्रेस देखता है कि उस एलियन जहाज से लंबी धातु जैसी छड़ें निकलकर उसके जहाज से जुड़ रही हैं, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे अविश्वसनीय अध्याय शुरू होने वाला था। दोनों जहाजों के बीच एक रहस्यमयी कांच जैसी दीवार बन जाती है। ग्रेस दरवाजा खोलकर बाहर आता है और देखता है कि उसके चारों तरफ एक सुरंग जैसी संरचना तैयार हो चुकी है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक अजीब ब्लॉक को छूता है। तभी अचानक कुछ उसे डरा देता है। संभलने के बाद वह देखता है कि कांच के दूसरी तरफ पत्थर जैसी भुजा उसे छू रही है। वह जीव एक इंसान जैसा मॉडल और ग्रेस के जहाज की आकृति दिखाकर उसे वापस लौटने का इशारा करता है। ग्रेस जहाज में लौट आता है। कुछ देर बाद सुरंग टूट जाती है, लेकिन फिर जहाज दूसरी तरफ जाकर दोबारा जुड़ जाता है। इस बार ग्रेस कुछ उपकरण लेकर बाहर निकलता है। जैसे ही वह कांच के पास पहुंचता है, एलियन अपनी असली शक्ल में सामने आता है। वह मकड़ी की तरह चलता है और कांच को छूता है। ग्रेस डर जाता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि वह जीव बस उसकी हरकतों की नकल कर रहा है। ग्रेस हंसता है तो वह भी वैसा ही करता है। ग्रेस उसके चेहरे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। फिर वह जीव उस वस्तु की तरफ इशारा करता है जो उसने पहले ग्रेस के जहाज में भेजी थी। ग्रेस उसे वापस लाता है। कई कोशिशों के बाद ग्रेस समझता है कि एलियन उसे हेलमेट उतारने के लिए कह रहा है। पहले तो वह मना करता है, लेकिन फिर देखता है कि वह जीव ऑक्सीजन का संकेत दे रहा है। डरते डरते ग्रेस हेलमेट हटाता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वह आराम से सांस ले पा रहा होता है। ग्रेस वापस जहाज में जाकर दूसरी भेजी गई वस्तु को देखता है और समझता है कि वह पेट्रोवा लाइन का मॉडल है।
अब उसे एहसास होता है कि दोनों एक ही मिशन पर हैं। वह एलियन को अलग अलग चीजें दिखाकर नंबर और भाषा सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बात ठीक से नहीं बनती। तब ग्रेस अपना नाम बताता है और उस एलियन का नाम रख देता है रॉकी। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ बनने लगती है। ग्रेस कंप्यूटर और अनुवाद सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी भाषा समझने लगता है। रॉकी एस्ट्रोफेज को खतरनाक बताता है और कहता है कि उसके जहाज पर मौजूद बाकी 23 साथी मर चुके हैं। ग्रेस की कहानी भी लगभग वही होती है। रॉकी कहता है, हम दोनों मिलकर अपने तारों को बचाएंगे, और दोनों दोस्ती की तरह हाथ टकराते हैं। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। ग्रेस उसे अपने बारे में बताता है, जबकि रॉकी पूछता रहता है कि वह हमेशा सोच में क्यों डूबा रहता है। एक रात जब ग्रेस सोने जाता है तो रॉकी डरते हुए कहता है कि वह सोने से डरता है क्योंकि उसके सारे साथी नींद में ही मर गए थे। ग्रेस उसके पास लेट जाता है। यह पल अजीब जरूर था, लेकिन पहली बार दोनों को अकेलापन कम महसूस होता है। पुरानी यादों में ग्रेस को मिशन के बाकी अंतरिक्ष यात्री याद आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि मिशन खत्म होने के बाद शायद वे कभी वापस न लौटें। फिर भी सब मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि पूरी मानवता की उम्मीद उन्हीं पर टिकी होती है। वर्तमान में रॉकी अचानक ग्रेस के जहाज में घूमने लगता है और हर चीज को छू छू कर गड़बड़ कर देता है। ग्रेस परेशान हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदतों को समझने लगते हैं। ग्रेस अपने जर्नल में मजाक में रॉकी अनचाहा रूममेट कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका होता है। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि उस ग्रह पर जाएंगे जहां एस्ट्रोफेज पैदा होते हैं। शायद वहीं उनकी कमजोरी का राज छिपा हो। सफर के दौरान ग्रेस रॉकी को धरती के बारे में बताता है, पेड़, समुद्र, संगीत और इंसानों की दुनिया। फिर वह पूछता है कि उसे अपने घर की सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद आती है। रॉकी जवाब देता है, मेरा साथी। जब ग्रेस उसका नाम पूछता है तो रॉकी एक लंबी अजीब ध्वनि निकालता है। ग्रेस मुस्कुराकर कहता है कि नाम बहुत खूबसूरत है। फिर ग्रेस पूछता है कि वे दोनों कितने समय से साथ हैं। रॉकी जवाब देता है, 186 साल। यह सुनकर ग्रेस कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों उस ग्रह तक पहुंचते हैं। ग्रेस कहता है कि क्योंकि उन्होंने इसे सबसे पहले खोजा है, इसलिए नाम रखने का अधिकार भी उनका है। रॉकी मजेदार नाम सुझाता है, लेकिन ग्रेस उस ग्रह का नाम रॉकी के साथी के नाम पर रख देता है, एड्रियन। ग्रह से लाए गए नमूनों की जांच करते हुए ग्रेस एक चौंकाने वाली खोज करता है। वहां सिर्फ एस्ट्रोफेज नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवाणु भी मौजूद हैं, यानी उस ग्रह पर जीवन है। रॉकी तुरंत समझ जाता है कि वही जीवाणु एस्ट्रोफेज को मार रहे हैं। अगर वे इन्हें अपने अपने घर ले जाएं तो शायद अपने सूरजों को बचा सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उन जीवाणुओं तक पहुंचना बेहद खतरनाक था। रॉकी कहता है कि वह विशेष चेन बना सकता है जिससे वे ग्रह के बादलों तक पहुंच सकते हैं, मगर असली चुनौती थी जहाज को सही तरह नियंत्रित करना। और इसलिए रॉकी खुद ग्रेस को पायलटिंग सिखाने लगता है। इसी दौरान ग्रेस बताता है कि वह इन जीवाणुओं को एक प्रोब के जरिए धरती भेजने वाला है। रॉकी हैरान होकर पूछता है, तो तुम खुद वापस नहीं जाओगे? ग्रेस रॉकी से कहता है कि उसके पास धरती लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। उसके पास बस कुछ सालों का खाना है और आखिरकार वह अंतरिक्ष में ही मर जाएगा। लेकिन रॉकी यह मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि ग्रेस को हर हाल में अपने घर वापस जाना चाहिए। रॉकी बताता है कि वह उसे 20 लाख किलो एस्ट्रोफेज दे सकता है जिससे उसका जहाज वापस जा सकेगा। हालांकि इससे रॉकी खुद अपने घर बहुत देर से पहुंचेगा। वह कहता है कि वह अपने साथियों को नहीं बचा पाया और अब ग्रेस को भी खोना नहीं चाहता। यह सुनकर ग्रेस टूट जाता है। वह रोते हुए मानता है कि उसने कभी सच में मौत को स्वीकार नहीं किया था। भावुक होकर वह रॉकी को गले लगा लेता है। पहले तो रॉकी घबरा जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह भी इंसानों की तरह गले लगाना सीख जाता है। उधर पुराने समय की यादों में ग्रेस और ईवा रॉकेट लॉन्च से पहले बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। वर्तमान में ग्रेस और रॉकी उस ग्रह के बादलों के करीब पहुंचते हैं जहां से उन्हें जीवाणु इकट्ठा करने थे। ग्रेस सावधानी से कलेक्टर को नीचे भेजता है। कुछ हलचल के बाद वह सफलतापूर्वक बैक्टीरिया इकट्ठा कर लेता है, लेकिन तभी जहाज में खतरे की चेतावनी आने लगती है। बाहर का तापमान तेजी से बढ़ रहा होता है और जहाज धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। कलेक्टर जहाज से दूर लटक जाता है। रॉकी कहता है कि वे फिर से कोशिश कर सकते हैं, अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रेस जानता है कि शायद दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। वह बाहर निकलता है, चेन पकड़कर झूलता हुआ कलेक्टर तक पहुंचता है और आखिरी पल में उसे जहाज के अंदर फेंक देता है। किसी तरह वह खुद भी वापस लौट आता है और जहाज को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। बहुत संघर्ष के बाद वे ग्रह के वातावरण से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि ईंधन टैंक में छेद हो चुका है। ग्रेस टैंक को अलग तो कर देता है, मगर सिर पर चोट लगने से बेहोश हो जाता है। रॉकी अपनी सुरक्षा खोल से बाहर निकलकर उसकी जान बचाता है। वह ग्रेस को ऑक्सीजन देता है, लेकिन खुद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। फिर ग्रेस को अपने अतीत की सबसे दर्दनाक सच्चाई याद आती है। मिशन शुरू होने से पहले हुए विस्फोट में एक अंतरिक्ष यात्री मर गया था। तुरंत किसी और की जरूरत थी और सबकी नजरें ग्रेस पर थीं। ग्रेस बार बार कहता है कि वह अंतरिक्ष यात्री नहीं है, लेकिन ईवा उसे समझाती है कि इस मिशन को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो एस्ट्रोफेज को सबसे बेहतर समझता हो। ग्रेस डर जाता है,
उसे महसूस होता है कि उससे अपनी जान देने को कहा जा रहा है। ईवा शांत आवाज में कहती है, हाँ। ग्रेस इनकार कर देता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसे जाने नहीं देती। कुछ ही देर में उसे बेहोश करके जबरदस्ती मिशन पर भेज दिया जाता है। अब वर्तमान में ग्रेस को सब कुछ याद आ चुका होता है। जब वह होश में आता है तो रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वह उसके पीछे छोड़े गए कार्बन के निशानों का पीछा करता है और उसे मरने की हालत में पाता है। ग्रेस अपने जर्नल में उदास होकर रिकॉर्ड करता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर वह बैक्टीरिया पर सफल परीक्षण पूरा करता है और साबित कर देता है कि वे एस्ट्रोफेज को मार सकते हैं। कुछ देर बाद अचानक रॉकी वापस लौट आता है। उसे देखकर ग्रेस खुशी से उसे तुरंत गले लगा लेता है। दोनों अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। वर्चुअल रियलिटी रूम में वे साथ समय बिताते हैं। ग्रेस रॉकी को धरती का एक छोटा खिलौना उपहार में देता है। फिर ग्रेस को अपने अतीत का आखिरी हिस्सा याद आता है। वह सच में इस मिशन पर अपनी मर्जी से नहीं आया था। अब उसके पास धरती लौटने का मौका था। वह रॉकी को अलविदा कहता है और दोनों अपने खास अंदाज में विदाई देते हैं। जहाज अलग हो जाते हैं और सिस्टम बताता है कि धरती पहुंचने में 4 साल लगेंगे। लेकिन सफर के दौरान एक नई मुसीबत सामने आती है। ग्रेस देखता है कि बैक्टीरिया जहाज की खास धातु जेनोनाइट को भी खा रहे हैं। इसका मतलब था कि जल्द ही रॉकी का जहाज भी टूटने लगेगा और उसकी मौत बेहद धीमी और दर्दनाक होगी। ग्रेस गणना करता है। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह धरती लौट जाए या अपने दोस्त को बचा ले। कुछ देर सोचने के बाद वह फैसला कर लेता है। वह अपनी सारी रिसर्च, डेटा और जर्नल्स एक प्रोब में भरकर धरती की ओर भेज देता है। फिर खुद रॉकी के जहाज की तरफ लौट पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो दोनों फिर से मिलते हैं, इस बार बिना किसी डर के, जैसे परिवार मिल रहा हो। धरती पर ग्रेस की भेजी जानकारी पहुंच जाती है। ईवा उसके जर्नल पढ़ती है और समझ जाती है कि मिशन सफल हो चुका है। कई साल बाद ग्रेस एक अलार्म से जागता है। अब वह रॉकी के ग्रह पर रह रहा होता है। उसने वहां अपना छोटा सा घर बना लिया है। रॉकी उसे बाहर बुलाता है। दोनों समुद्र किनारे चलते हैं। रॉकी बताता है कि उसके वैज्ञानिकों ने ग्रेस के जहाज को वापस धरती जाने लायक बना दिया है, लेकिन ग्रेस मुस्कुराकर कहता है कि वह शायद अब यहीं रहना पसंद करेगा। वह वहां के बच्चों को पढ़ाने लगा था। एक इंसान जो कभी डरकर भागना चाहता था, अब दूसरी दुनिया में शिक्षक बन चुका था।